उल्लू हलवाई, तुम्हारी जलेबियां तो बहुत स्वादिष्ट है। न जाने कौन सा जादू मिलाते हो इनमें, मन करता है बस खाता ही जाऊं। बादल का पा जलेबियाँ खा ही रहा होता है, तभी गुस्से में बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। मोती जी, जलेबियाँ खा ली हैं तो अब मार भी खा लो। अरे भाग्यवान, तुम कब आई? वैद्य जी ने आपको कितनी बार मना किया है कि मीठी चीज खाने से तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ में कौन सा बात आती है। इस बार अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो बिजली, मैं अब से कभी मीठी चीज नहीं खाऊंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार मुझे जलेबियाँ खाते नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बिजली मौसी बहुत गुस्से वाली थी। मौसी के आते ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है, जल्दी बाहर आ। बिजली मौसी की आवाज सुनकर उसकी बहू जल्दी से पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या बात है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे कमरे में गंदगी पसंद नहीं है। मेरा कमरा ऐसे लग रहा है जैसे मकड़ियों का घर हो, हर तरफ जाले ही जाले हो रहे हैं। मुझे अभी मेरा कमरा साफ चाहिए। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपका कमरा साफ कर देती हूँ। फिर बिजली मौसी की बहू उसका कमरा साफ करने चली जाती है। प्रिया कभी कमरा साफ कर रही थी, तभी उसका पंख गिलास से टकराता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। तभी वहाँ गुस्से में बिजली मौसी आ जाती है। अरे क्या तोड़ दिया तुमने, हर समय कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कमरा साफ करते हुए न जाने मेरे पंख से गिलास टूट गया। क्या तूने मेरे कांच का गिलास तोड़ दिया? बता, इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर प्रिया का पति जुगनू का पापा आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप मेरी पत्नी पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या कर दिया प्रिया ने? देख जुगनू, तेरी पत्नी ने मेरा गिलास तोड़ दिया। तो माँ जी, इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? गिलास सोने का थोड़ी ना था, हम और ले आएंगे। तू तो चुप ही कर, वरना मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बिजली मौसी एक बहुत ही कंजूस और अकड़ू कवि थी। बिजली मौसी से जंगल के पक्षियों के साथ साथ उसके अपने घर वाले भी बहुत डरते थे। कबूतर, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, ऐसे खाकर लगता है जैसे मुंह में कोई रसगुल्ला हो। हाँ तोते यार, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, ये संतरे बहुत मीठे हैं। कबूतर और तोता संतरे खा ही रहे होते हैं, तभी बिजली मौसी अपने दो साथी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बागीचा मेरा है? हमें माफ कर दीजिए मौसी, हमें नहीं मालूम था कि ये बागीचा आपका है। हाँ हाँ मौसी, हमें माफ कर दीजिए, बस ये मीठे मीठे संतरे देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने कुछ संतरे खा लिए। अच्छा, संतरे तो तुमने बहुत खा लिए, अब मार भी खा लो। अरे देख क्या रहे हो, मारो इन्हें, और तब तक मारो जब तक इनकी हड्डी पसलियां ना टूट जाएं। फिर मौसी के साथी दोनों पक्षी मिलकर तोते और कबूतर को बहुत मारते हैं। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम इतने घायल क्यों हो? फिर तोता सारी बात मानो चिड़िया को बताता है। तोते भैया और कबूतर भैया, आपको तो मौसी का पता है, आप वहाँ क्यों गए थे? चिड़िया, हमें थोड़ी ना मालूम था कि वो बाग मौसी का है, वरना हम भूल के भी वहाँ ना जाते। चिड़िया, तुम बात क्यों नहीं करती मौसी से? मैं भला क्या कह सकती हूँ मौसी को, मैं तो खुद उनके खेतों में काम करती हूँ। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे अपने खेतों से निकाल देंगी। आप दोनों को तो पता है गुड़िया बीमार रहती है, मैं उसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी? अब कुछ दिनों बाद ये मुर्गियाँ अंडे देंगी, जो भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे मैं मालकिन को दे दूंगी, जिससे मेरी मालकिन बहुत खुश हो जाएगी। बुलबुल ऐसा कह ही रही होती है कि तभी बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। अरे बुलबुल, ये इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से ले आई? मालकिन, जो आपने मुझे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, उन पैसों की मैं ये मुर्गियाँ ले आई हूँ। जब ये मुर्गियाँ अंडे देंगी तो उन्हें बेचकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वैसे भी मालकिन, ये मुर्गियाँ कम चारा खाती हैं, मेरा मतलब दाना खाती हैं। अरे वाह मोटी बुलबुल, तू तो एकदम मेरी तरह होशियार निकली। तभी आंगन में बादल का पापा भी आ जाता है।
अरे पत्नी, हमारे आंगन में ये इतने सारे मुर्गे क्या कर रहे हैं? क्या तुम अब इन सभी मुर्गों की बिरयानी बनाओगी? क्या बकवास कर रहे हो बादल जी, ये मुर्गियां हैं, मुर्गे नहीं। देखो, ये बुलबुल बाजार से खरीद कर लाई है। मुझे तो लगता है बिजली कि तुम बुढ़ापे में सठिया गई हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मुर्गियाँ नहीं बल्कि मुर्गे हैं। क्या ये मुर्गे हैं? क्यों रे मोटी बुलबुल, तू तो कह रही थी कि ये मुर्गियां हैं। क्या मैं अब इन सभी मुर्गों का अचार डालूंगी? मैं तो कहता हूँ बिजली, अब इन मुर्गों से चिकन तंदूरी बनाकर खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल काका वहाँ से चला जाता है। मोटी बुलबुल, मैंने तुझे ढेर सारे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, लेकिन तू ये मुर्गे ले आई। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे मिस्टेक हो गई। बिजली मौसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बुलबुल को मारने लगती है। मालकिन, मुझे छोड़ दो मालकिन। आज से तेरी पगार खत्म। जब तक तेरे पैसे नहीं पूरे हो जाते तो यही फ्री में काम करेगी। फिर बिजली मौसी अपने साथियों के साथ खेतों में चली जाती है। अरे पक्षियों, ठीक से काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो पगार नहीं मिलेगी। तभी मौसी अपनी जमीन में काम करते हुए पक्षियों को देखने लगती है। तुम सब पक्षियों में से एक पक्षी कम है, कौन नहीं आया काम करने? मौसी, आज बानो चिड़िया नहीं आई, उसकी बेटी बीमार थी, उसे लेकर तोते वैद्य जी के पास गई है। अरे, अपनी बेटी को वैद्य के पास छोड़कर भी आ सकती थी काम पर। वैसे भी उसकी बेटी माँ के बिना मर थोड़ी ना जाएगी। शाम को सभी पक्षी अपने अपने पैसे लेने लगते हैं। ये क्या मौसी, हमारी पगार तो 300 रुपए है, फिर ये 200 क्यों? ये जो तुम दोपहर का खाना खाने घर पर गए थे, इसी खाना खाने में तुम सबका कितना समय जाया हो गया, इसीलिए तुम सब ने मेरे खेतों में कम काम किया। शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम्हें 200 मिल गए, वरना मैं तुम्हें 100 रुपए ही देने वाली थी। ऐसा मत कीजिए मौसी, हम पर दया कीजिए। लेकिन मौसी किसी की बात नहीं सुनती और वो चुपचाप घर लौट जाती है। एक दिन बिजली मौसी का पाँव फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। हाय राम, मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मौसी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? बेटा, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। देखो मेरे सर में कितनी चोट आई है। जुगनू, तुम्हारी माँ के सर में लगता है बहुत चोट आई है, चलो इसे वैद्य के पास लेकर। मानो चिड़िया घर के बाहर नलके पर बैठी गंदे बर्तन धो रही थी। कई बार धोने के बावजूद भी बर्तन के जले हुए निशान नहीं जा रहे थे। ए ऊपर वाले, ये बर्तन साफ क्यों नहीं हो रहे? कितनी बार धो लिए। तभी पीछे से मानो चिड़िया की सौतेली माँ आ जाती है। जब वो बर्तन देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ महारानी, कितनी बड़ी हो गई है, अभी तक तुझे बर्तन धोने नहीं आए? जरा देखो तो, ये बर्तन तो वैसे के वैसे ही गंदे हैं। माँ, मैंने ये बर्तन बहुत बार धोया है, लेकिन जले का निशान जा ही नहीं रहा। ये सुनते ही चिड़िया की सौतेली माँ उसके पास आती है और उसका जोर से पंख पकड़ लेती है। माँ, छोड़ दीजिए, मैं साफ कर दूंगी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये दर्द मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ ताकि तू याद रखे, हर काम ढंग से करना है, न कि बस ऐसे ही पंख चलाने होते हैं। अगर दोबारा ऐसे काम किए तो बहुत बुरा हाल करूँगी मैं तुम्हारा। फिर मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसका पंख छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी रोने लगती है। वो फिर से गंदे बर्तन उठाती है और उन्हें रगड़ने लगती है। मैं चाहे जितनी भी कोशिश करूं, लेकिन सबको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाम हो जाती है। जंगल के पड़ोस में एक दावत होती है। मानो चिड़िया की सौतेली बहन कुछ गुलाब के फूल लेकर मानो चिड़िया के पास आती है। अरे सुन, मुझे इन गुलाब के फूलों का सुंदर सा हार बना कर दो। मुझे शाम के फंक्शन में इन्हीं फूलों से सुंदर गहने पहनकर जाने हैं। लेकिन पारो दीदी, मुझे तो इन फूलों से गहने नहीं बनाने आते। क्या कहा? इतनी बड़ी हो गई और अभी तक तुझे ये फूलों से गहने नहीं बनाने आए? अरे जंगल का हर पक्षी ये काम जानता है। नहीं नहीं पारो दीदी, दरअसल मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सुनते ही मानो चिड़िया की सौतेली बहन भड़क जाती है। वो एक गुलाब के फूल का कांटा तोड़ती है और जोर से मानो चिड़िया के पंख में मारती है। छोड़ दीजिए,
पारो दीदी, मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। तेरे काम ही ऐसे है कि तुझे बिना मार पीट के कोई काम समझ में नहीं आता। सुना है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तेरा भी वही हाल है। प्लीज दीदी, छोड़ दो मुझे। फिर सौतेली बहन वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया वहीं बैठी आंसू पोंछती है और जैसे तैसे करके उन गुलाबों के फूलों से गहने बनाने लगती है। माँ, काश आप मुझे अपने साथ ले जाती। अगर ऐसे ही जिंदगी जीनी है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। कुछ समय बाद मानो चिड़िया का सारा परिवार दावत में पहुंच जाता है। मानो चिड़िया अकेली खड़ी भोजन खा रही थी। तभी उसकी सौतेली बहन दो पक्षी सहेलियों को लेकर वहां आती है। अरे देखो देखो, ये मेरी सौतेली बहन है। अच्छा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम कितनी सुंदर लग रही हो और ये तो नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ सहेलियों, अगर ये काम ठीक से नहीं करती तो माँ इसे बहुत मारती है। हाँ हाँ पारो सहेली, इसे तो देखकर ही लग रहा है कि इसे रोज डंडे पड़ते होंगे। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगती हैं। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रसोई में रोटी बना रही थी। तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। अरे कलमोही, अभी तक रोटी नहीं बनी, इतना समय ले रही है। और ये क्या, ये कैसी रोटियाँ बना रही है? इतनी बार तुझे समझाया है लेकिन तू तो सीखती ही नहीं। ऐसा कहते हुए सौतेली माँ मानो चिड़िया के पास आती है और गरम गरम चिमटा मानो चिड़िया के पंख पर लगा देती है। हाय, मैं मर गई। माँ, मेरे पंख छोड़ दो, मेरा पंख जल गया है। मैं अब सही से रोटी बनाऊंगी। नहीं, तुझे ये निशान याद दिलाएगा। तुझे हर काम सही से सीखना होगा, वरना मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि काम कैसे करना है। चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़िया रोने लगती है। उसके मन में तो अब बहुत डर बढ़ जाता है। अगले दिन मानो चिड़िया अपने कमरे में बैठी पेंटिंग बना रही थी। ये चित्र तो कितना सुंदर बन रहा है, अगर मम्मा होती तो देखकर कितनी खुश होती। इतने में मानो चिड़िया की सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, सारा दिन यही काम करती रहना, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान लगता नहीं, बस मेरे पैसे बर्बाद करती रहती हो। नहीं माँ जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मुझे ये चित्र बनाना बहुत पसंद है। चिड़िया की सौतेली माँ गुस्से में आकर उसका बनाया हुआ चित्र फाड़ देती है। फालतू के काम करने से कोई बड़ा नहीं बनता, जा रसोई में जाकर रोटियां बना। तुझे पता है ना कि तेरे इन चित्र से हमारा पेट नहीं भरने वाला। मानो चिड़िया की माँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं जितने भी काम कर लूं, मगर मेरे हर काम में इन्हें कमी नजर आती है। मेरी तो किसी को कोई कदर नहीं है। मेरी माँ कहती थी कि मैं एक दिन बहुत बड़ी चित्रकार बनूंगी। क्या सच में मैं कभी चित्रकार बन पाऊंगी? ये सब तो मुझे चैन से जीने भी नहीं देते। यहाँ तो मेरी कदर ही नहीं है और ना ही मेरे सपनों की। शाम के समय जब मानो चिड़िया की सौतेली माँ उसकी बेटी दोनों खाना खा रही थी तो वो मानो चिड़िया से कहती है, जी माँ जी, ये कैसा खाना बनाया है, जरा देखो तो, दाल में नमक ही नमक है। मम्मा जरा इसे अच्छे से समझा दीजिए, क्या जब ये ससुराल जाएगी तो ऐसे ही खाना बनाएगी? जो भी हो माँ, बेइज्जती तो आपकी ही होगी। सुन लिया कलमुही, जा मेरी बेटी के लिए दोबारा से भोजन बना कर आ। क्या करें बेटी, अब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई है। रोती हुई मानो चिड़िया फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। अगले दिन मानो चिड़िया का पिता घर लौट आता है। माँ, जरा जल्दी आइए, देखिए पिताजी आ गए। बाबा, मैंने आपको फ्रॉक का कहा था, क्या आप लेकर आई हैं? हाँ मेरी बेटी, ये लो अपना फ्रॉक, मैं सब कुछ लाया हूँ जो तुमने कहा था। तभी मानो चिड़िया अपने पिता से कहती है, बाबा, मैंने आपको कलर का कहा था, क्या आप वो लेकर आए हैं? ये सुनते ही मानो चिड़िया के पिता को गुस्सा आ जाता है। ये सब बेकार की चीजें हैं, क्या मैं घने जंगल में एक बूढ़ी काफी रहती थी जिसकी दो बेटियां थीं। एक का नाम था बिजली और दूसरे का नाम था गुलाब। जैसा था नाम वैसा था रूप। उनकी लड़ाई की वजह से पास कोई पक्षी भी नहीं बैठ सकते थे।
क्या बात है तुम्हें? कितनी बार कहा है कि मेरे मेकअप को पंख मत लगाना। परंतु बिजली, मैंने तुम्हारे मेकअप को पंख नहीं लगाया, मैं तो अपना मेकअप ढूंढ रही हूँ। बस बस सुन ले तू, बिल्कुल झूठ मत बोलना। क्या मैं झूठी हूँ? अब तो देख। तभी जंगल से बूढ़ी कभी लकड़ियाँ लेकर घर के बाहर आती है। फिर से शुरू हो गई ये दोनों, कभी भी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दिया। सुनो राजकुमारियों, अपनी लड़ाई बंद करके मुझे थोड़ा पानी पिला दोगी? क्या मेरी बात तुम दोनों को सुनाई दे रही है? अंदर तो बिजली और गुलाब आपस में लड़ाई कर रही थी। ए जंगल की परी, मेरे बारे में सोचो, मैं इन दोनों का क्या करूं? कभी की बेटियां तो हर समय लड़ती रहती थी, उसे तो बस यही चिंता सताई जा रही थी कि उनकी बेटियों की शादी कैसे होगी। शाम को कपे वाले उन दोनों को देखने आते हैं। अरे वाह वाह बहन, तुम्हारी बेटियां तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन बहन हमें दो सोने के हार चाहिए। क्या बहन जी, दो सोने के हार? मैं सोने के हार भला कहाँ से लाऊंगी? मैं तो जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाती हूँ, वही बेचकर घर का गुजारा करती हूँ। फिर भला कहाँ से लाऊंगी मैं सोने के हार? हाँ बहन जी, समझ गई मैं, हम भी मजबूर हैं, क्या करें, चलिए जी चले। ये कहते हुए कपे वाले वहाँ से चले जाते हैं। ए जंगल की परी, हमें सुंदर तो बना दिया, लेकिन अमीर बनाना भूल गई क्या? क्या हुआ मानो परी, आप इतनी उदास क्यों हैं? तोते, जब देखो ये कवियाँ मुझे ही दोष देती रहती हैं। तो फिर परी जी, आप उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देती? लेकिन तोते, क्या जो चाहता है उसे हर समय वही देना संभव है? परी जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक कहा तोते, अब 2 मिनट के लिए वो जो भी चाहेंगी उन्हें वही मिलेगा। तेरे नाम की तरह तुझ में भी कांटे हैं, भला कौन तुझसे शादी करेगा? तो तू भी अपने नाम की तरह तेज है, भला तुझसे कौन शादी करने वाला है? अच्छा, मैं चाहती हूँ तेरी शादी किसी अंधे से हो जाए। मुझे ऐसा कहा तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी किसी लूले लंगड़े से हो जाए। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। जंगल की परी का ऐसा कहते ही उनके घर के बाहर तो कौवे आ जाते हैं। हम आ गए। अरे अरे, कौन हो तुम? मैं एक लंगड़ा हूँ, तुमने ही तो कहा था कि मुझसे शादी करनी है, और मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, शादी करने आया हूँ। क्या दीदी, हमारी बातें तो सच हो गई। तो क्या छोटी, अब हमें इनसे शादी करनी पड़ेगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तभी उन दोनों की माँ बाहर आती है। मैं जानती थी, ये तुम हर समय जो एक दूसरे को शराब देती हो, एक दिन तुम दोनों को लगेगा जरूर। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जंगल की परी सब सुनती है, लेकिन तुम दोनों भला कहाँ मेरी सुनती हो? माँ, अब क्या होगा? बेटी, ये जंगल की परी का आदेश है, अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों यहाँ कैसे आते? अब तुम दोनों को इन कपों से शादी करनी ही होगी। ए जंगल की परी, कितना कुछ मांगा था, तब तो नहीं सुना। हाँ दीदी, सुना भी तो क्या। फिर उन दोनों बहनों की शादी उन कपों से हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो बादल जी, क्या सोचा आपने? घर का गुजारा कैसे होगा? मैं सोच रहा हूँ बिजली कि मैं फिर से टोकरियाँ बनाना शुरू कर दूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि उन्हें बेचने कैसे जाऊँगा। बादल, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बस टोकरियाँ बनाओ, उन्हें बेचने मैं जाऊंगी बाजार। ये तो बहुत अच्छा है, पता है मेरी बनाई हुई टोकरियों की बहुत तारीफें करते हैं जंगल में। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति से कहती है, प्रेम जी, पी लीजिए चाय और मुझे बताइए कि क्या सोचा है आपने। मैंने सोच लिया है कि अब हम खेत में जाएंगे और अपनी फसल उगाएंगे। लेकिन प्रेम जी, हमें खेत कहाँ से मिलेगा? गुलाब, तुम चिंता नहीं करो, खेत है मेरे पिताजी का, बस तुम्हें मेरे साथ काम करवाना होगा। हाँ पति जी, काम तो करना ही होगा, वरना भूखे पेट मरना पड़ेगा। पता है बादल जी, सच में आप बहुत सुंदर टोकरियाँ बनाते हैं। मैं ये 5 टोकरियाँ लेकर बाजार जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली का भी वो टोकरियाँ लेकर बाजार चली जाती है। दूसरी ओर गुलाबी अपने पति के साथ खेतों में काम करवाती है। माँ,
जरा आकर देखो, आपकी छोटी बेटी जो एक गिलास पानी भी उठकर नहीं पीती थी, आज वो कितना काम कर रही है। बताओ गुलाब, और कितना काम बाकी है? हाँ, बस थोड़ा सा ही। अच्छा मुझे बताइए प्रेम जी कि हम किसकी खेती करेंगे? मेरे पिताजी कहते थे कि कभी इस मिट्टी में सोना उगता था। अब तुम ही बताओ कि क्या खेती की जाए। हाँ, याद आया पति जी, धान ही तो असली सोना है। लेकिन गुलाब, उसमें तो काफी मेहनत लगेगी, लगाना झाड़ना। देखिए प्रेम जी, अगर जंगल की परी ने हमारे भाग्य में लिखा है तो मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे गुलाब और बिजली के दिन गुजरते हैं। बिजली का भी मेहनत करके बाजार में टोकरियां बेचती है, तो दूसरी ओर गुलाब दिन रात मेहनत करके धान की फसल उगाती है। और ये सब चिड़िया परी अपने जंगल के परिस्तान में देख रही थी। आइए आइए, ले जाइए 10 रुपए की टोकरी, 10 रुपए की टोकरी। आइए आइए, देखिए बासमती चावल हैं, असली बासमती चावल। जल्दी जल्दी आइए, ले जाइए चावल। बड़ी दीदी, अब मुझे समझ में आया कि हमारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई होंगी। तो ठीक है गुलाब, कल माँ से मिलने चलते हैं। अगले दिन वो दोनों बहनें अपनी माँ से मिलने घर आती हैं। बिजली का भी अपनी माँ से कहती है, माँ अब तो बहुत बूढ़ी हो गई है, कल से तो लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं जाएगी। बिजली, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? माँ, आपकी दोनों बेटियाँ अब कमाने लगी हैं। आज से हम दोनों बहनें आपके खाने पीने की जिम्मेदारी लेते हैं। ये सुनकर बूढ़ी का भी बहुत खुश होती है। देखिए मानो परी जी, आप ये दोनों बहनें आपस में लड़ाई नहीं करती हैं, बल्कि दिन रात मेहनत करती हैं। अब तो ये अपनी माँ की जिम्मेदारी भी ले रही हैं। आप भी इन दोनों के लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है तोते, ये दोनों जो चाहेंगी वही पाएंगी। बेटी, मुझे तुम दोनों की बहुत चिंता होती है। माँ, तुम चिंता नहीं करो, हम दोनों बहनें मेहनत करके अमीर हो जाएंगी। जो ये मांग रही हैं, इन्हें मिल जाए। मानो परी के ऐसा कहते ही वो दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। उन दोनों बहनों को समझ में आ जाता है कि कभी कभी जो चाहे वो मिल जाता है। अब वो दोनों यही प्रार्थना करती हैं कि जंगल की परी उनके पतियों को ठीक कर दे। जिसके बाद मानो परी एक वैद्य के भेष में आ जाती है। मैंने सुना है कि आप दोनों बहनें अपने पतियों को स्वस्थ करना चाहती हैं, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। हाँ, हम यही चाहते हैं कि हमारे पति ठीक हो जाएं। तो ठीक है, बदले में तुम दोनों बहनों को अपना सब कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। फिर मानो परी उन दोनों को एक एक दवा की बोतल देती है। ये दवा अपने पतियों को रात में पिला देना, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। उनके बड़े घर भी अब झोंपड़ियों में बदल जाते हैं। अरे कहाँ हो तुम? इधर आओ गुलाब, देखो मुझे सब दिखाई दे रहा है। बिजली, जल्दी आओ, देखो मैं चल पा रहा हूँ और उड़ भी सकता हूँ। गुलाब, जल्दी आकर देख, हमने कर दिखाया। हाँ दीदी, हमने कर दिया। हमने सब कुछ खोकर अपने पतियों को ठीक कर दिया। हाँ छोटी, जो किया उसे जाने दो, हम सब मेहनत करके फिर से अमीर हो जाएंगे। हाँ दीदी, हम मेहनत करके जिंदगी को सुंदर बनाएंगे। क्या हो गया है बिजली? सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो? किसी ने मेरा एक रसगुल्ला चुरा लिया है। तो फिर क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हारा एक रसगुल्ला चुरा लिया है तो तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए एक रसगुल्ले की कीमत कितनी है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने 5 रसगुल्ले गिन कर रखे थे, अब बस 4 ही बचे हैं। बिजली, हो सकता है तुमने गलत गिन लिए हो। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। क्या बुढ़ापा? मेरी बस चोंच घिसी है, अकल नहीं। वैसे भी खाने पीने की चीजों का मुझे हिसाब बराबर याद रहता है। हाँ बिजली, ये बात ठीक है, खाने पीने के मामले में बहुत पक्की हो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला किसने चुराया होगा? कहीं उस मोटी चोंच वाले ने तो मेरा रसगुल्ला नहीं चुरा लिया? नहीं बिजली, वो तोता ऐसा नहीं कर सकता। अरे वो मोटी चोंच वाला कैसे नहीं हो सकता? तुम्हें याद है, एक बार उसने मेरी खीर खा ली थी और इल्जाम बिल्ली पर लगा दिया था। लेकिन बिजली, वो तो बहुत पुरानी बात है।
बात पुरानी है तो क्या हुआ, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। लेकिन अब क्या होगा? होना क्या है, मैं पकड़ूंगी चोर को। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी अपने घर से निकलती है और पड़ोस पे तोते के पास जाती है। अरे ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल बाहर। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, तो तुझे कुछ नहीं पता? हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हुआ क्या है? एक तो मेरे रसगुल्ले चुरा कर खाता है और ऊपर से अनजान बन रहा है। ये क्या बोल रही हो मौसी, भला मैं तुम्हारे रसगुल्ले क्यों खाऊंगा, तो भी चुरा कर? वो सब मैं नहीं जानती, ला मेरा रसगुल्ला। मैं सच कह रहा हूँ बिजली मौसी, मैंने आपके रसगुल्ले नहीं चुराए। और हाँ, इसका क्या सबूत है कि तुम्हारा रसगुल्ला मैंने चुराया है? सबूत ही तो नहीं है, अगर सबूत होता तो तू यहाँ ना बैठा होता, अब तक तो तुझे मैं जेल में भिजवा देती। अरे खड़ूस मौसी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है मोटी चोंच वाले। जो तूने मुझसे पंगा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर बिजली मौसी वहाँ से चली जाती है। मुझे इस कपी मौसी से बचकर रहना होगा, जिसके पीछे भी पड़ जाती है उसका जीना हराम कर देती है। क्या हुआ बिजली, मिला तुम्हारा रसगुल्ला? अरे गधे की पूंछ, अगर मिलता तो मैं यहाँ क्या खाली पंख खाती? वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। चुप कर जा, अगर चोर मुझे मिल जाता तो मैं उसके टांगे तोड़ देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत दिन हो गए खीर खाए हुए, आज तो बिल्ली मौसी ने भी दूध नहीं पिया, क्यों ना बचे हुए दूध की खीर बना लूं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसा सोचते हुए बिजली का भी रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, कितने दिन हो गए थे खीर खाए हुए। रोज तो ये बिल्ली दूध पी जाती है, आज तो मैं मजे मजे से खीर खा कर रहूंगी। बिजली मौसी अपनी रसोई में खीर बना रही थी, तभी बाहर से एक भिखारन चिड़िया गुजरती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कपी मौसी खीर बना रही है। अरे अंदर है कोई, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा ऊपर वाले के नाम पर? तभी बिजली मौसी बाहर आती है। अरे इतना गला क्यों फाड़ रही है? कुछ खाने को मिल जाएगा क्या मौसी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं है मेरे पास, जा जा आगे जा। परंतु मौसी तुम्हारे घर से तो खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अगर मुझे थोड़ी सी खीर मिल जाती तो मेरा भी पेट भर जाता। अरे ओ भिखारन, वो खीर मैंने अपने लिए बनाई है, ना कि तेरे लिए। वैसे भी इतनी स्वादिष्ट खीर मैं किसी को नहीं देने वाली, चल भाग यहाँ से। लगता है ये मौसी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा, वरना ये मौसी मुझे मारेगी। फिर भिखारन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखो तो, है भिखारन और सपने देख रही है खीर खाने के। फिर बिजली मौसी रसोई में वापस आ जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने उस भिखारन को भगा दिया, वरना हर रोज मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आ जाती। अरे वाह बिजली, खीर बना रही हो? हाँ हाँ, बस अपने लिए। क्यों, मुझे नहीं दोगी? नहीं नहीं, मैं ये बस अपने लिए बना रही हूँ, तुझे क्या, मैं किसी को नहीं दूंगी। चल अब जा यहाँ से, मेरी खीर को नजर न लगा देना। बिजली, मैंने सुना है अकेले अकेले खाने से पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द का तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे सर में बहुत दर्द कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं करती हूँ तुम्हारे पेट में दर्द। रुको रुको, मैं जा रहा हूँ। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी फिर से खीर बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद चीकू तोता बिजली मौसी के घर आता है। बिजली मौसी, कहाँ हो तुम? अब ये कौन मर गया, कोई भी चैन से मुझे खीर नहीं बनाने देता। बिजली मौसी गुस्से में घर से बाहर आती है। मौसी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ भी बनाओ, तुझे क्या। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मौसी? खुशबू से ऐसे लग रहा है कि तुम खीर बना रही हो। अरे वाह मोटी चोंच वाले, तेरी नाक तो कुत्ते से भी तेज है, और हो भी क्यों ना, तू उन्हीं का तो रिश्तेदार है। तोते को बिजली मौसी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप हो जाता है। मौसी, तुम भी ना बूढ़ी हो गई हो, लेकिन मजाक की आदत नहीं जाती। अरे बुढ़िया किसे बोल रहा है, बुढ़िया होगी तेरी माँ। अच्छा मजाक कर लेती हो मौसी।
कोई कितना बेशर्म कैसे हो सकता है तोते? क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब पता है, तो खीर के लिए मुझसे अपनी बेइज्जती करवा रहा है। अरे नहीं नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे खीर खाने को क्या, देखने को भी नहीं देने वाली। बस बहुत हो गया मौसी, तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जो चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। अगर ये खीर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो मेरी खीर की ओर आंख उठाकर तो देख, तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगी मैं, गोटियां। जिनके घर शीशे के होते हैं मौसी, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब जाता है यहाँ से, या हीरोगरी निकालूं मैं तुम्हारी। चीकू तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बिजली मौसी फिर से रसोई में जाकर खीर बनाने लगती है। न जाने सुबह किसका मुंह देख लिया था, जब देखो कोई न कोई खीर मांगने आ रहा है। अगर कोई अब आया तो मैं उसके पंख नोच लूंगी। थोड़ी देर बाद खीर बन जाती है। वाह वाह, बन गई मेरी स्वादिष्ट खीर। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। बिजली मौसी खीर ठंडी होने का इंतजार करने लगती है। पता नहीं ये खीर कितनी देर में ठंडी होगी, मुझे तो अब नींद आने लगी है। बिजली मौसी की बैठे बैठे आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर चौंक जाती है। उसकी खीर वहाँ से गायब थी। ये क्या, मेरी खीर कहाँ गई? बादल, अरे ओए बादल। बादल कौवा जल्दी से रसोई में आता है। क्या हुआ बिजली, क्यों इतना चिल्ला रही हो? मेरी खीर कहाँ है? मुझे क्या पता, खीर तो तुम ही बना रही थी। अगर तुम्हें नहीं पता तो मेरी खीर कहाँ गई? बिजली, किसी ने तुम्हारी खीर चुरा तो नहीं ली? ये सुनते ही बिजली कवि पास पड़ा हुआ डंडा उठाती है और बादल कौवे को मारती है। तो तुम बाहर बैठे क्या कर रहे थे? तुम्हें पता भी नहीं चला और हमारे घर में चोरी हो गई। जरूर मेरी खीर उस मोटी चोंच वाले तोते ने चुराई होगी। लेकिन बिजली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी खीर उस तोते ने चुराई है? क्योंकि आया था वो थोड़ी देर पहले। जब मैंने खीर देने से मना कर दिया तो मुझे धमकी देने लगा। तो फिर चलो बिजली, चलकर पूछते हैं। अब तक तो वो मेरी खीर खा चुका होगा। तो फिर क्या करोगी बिजली? अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया है। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी वहाँ से गुस्से में निकलती है। बिजली मौसी सीधा जंगल के मुखिया कबूतर के पास जाती है। मुखिया जी, बाहर आइए, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या हो गया मौसी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? तो मुखिया है? नहीं नहीं, फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? तो चुपचाप अंदर जा और कबूतर मुखिया को बाहर भेज। फिर उल्लू मुखिया के पास जाता है। अरे उल्लू, ये बाहर क्या हो रहा है? इतना शोर कौन कर रहा है? मालिक, बाहर बिजली मौसी आई है, शायद उसके घर में चोरी हो गई है। क्या उस खड़ूस बुढ़िया के घर में चोरी हो गई है? ये नहीं हो सकता, मैं झूठ नहीं बोल रहा मालिक। बिजली मौसी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि वो लूट गई है, बर्बाद हो गई है। अगर ये सच है तो वो चोर जरूर कोई भिखारी होगा जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होगा। अरे ओ मुखिया जी, बाहर आओ। चलिए मालिक, चलते हैं, वरना मौसी पूरे जंगल को यहीं पर इकट्ठा कर लेगी। फिर कबूतर मुखिया बाहर आता है। अब क्या हो गया बिजली मौसी, तुम इतनी देर से क्यों चिल्ला रही हो? मुखिया जी, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। लेकिन हुआ क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। फिर मौसी सारी बात कबूतर को बताती है। मेरा खीर खाने को बहुत मन था, मुखिया जी कुछ करो। मुझे तो लगा था इसका कोई कीमती सामान चोरी हुआ होगा। जरा देखो तो कितनी कंजूस बुढ़िया है। क्या कहा मुखिया जी? मैं कह रहा था मौसी, ये तो छोटी सी बात है, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? मुखिया की ये बात सुनकर मौसी को बहुत गुस्सा आता है। अरे मुखिया जी, तुम्हारे पेट में तो रिश्वत का माल पड़ा है, तुम्हें क्या पता भूख किसे कहते हैं? अरे बाप रे, ये तो मालिक की ही बेइज्जती कर रही है। इस मौसी का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा, वरना ये उल्टा हमारे ही गले पड़ जाएगी। अच्छा बताओ बिजली मौसी, तुम्हें किसी पर शक है? हाँ हाँ, मुझे शक क्या, पूरा यकीन है, ये चोरी उस तोते ने ही की है। नहीं नहीं मौसी, मैं जानता हूँ, चीकू तोता ऐसा नहीं कर सकता। बताओ, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तोते ने ही तुम्हारी खीर चोरी की है? मुखिया जी, वो आया था मेरे पास खीर मांगने, मैंने खीर देने से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसे खीर ना दी तो वो उसे उठाकर ले जाएगा।
अच्छा तो ऐसी बात है। उल्लू जाओ, जाकर बुलाकर लाओ तोते को। फिर उल्लू वहाँ से जाता है और चीकू तोते को अपने साथ लेकर आता है। मुखिया जी, मुझे क्यों बुलाया? तोते, मौसी ने तुम पर इल्जाम लगाया है कि तुमने उसकी खीर चुराई है। मुखिया की ये बात सुनते ही तोते को मौसी पर बहुत गुस्सा आता है। मुखिया जी, इस बुढ़िया का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन तोते, मौसी ने बताया है कि तुमने खीर चुराने की धमकी दी थी। हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, मैंने धमकी दी थी। पूरी बात तो ये थी। फिर चीकू तोता सारी बात कबूतर मुखिया को बताता है। मुखिया जी, माँ कसम, मैंने बुढ़िया की खीर नहीं चुराई। बस करो तोते, मुझे तुम पर यकीन हो गया है। तुमने मौसी की खीर नहीं चुराई। तुम जा सकते हो, तुम निर्दोष हो। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी, आपको कैसे पता कि ये तोता निर्दोष है? अभी तो इसने अपनी माँ की कसम खाई है। भला माँ की कसम कौन झूठी खाता है? अरे, इस पागल को मुखिया किसने बना दिया? क्या क्या कहा तुमने? मैं बोल रही हूँ कि इसकी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए हैं। ये झूठी कसम खाई या सच्ची, इससे इसकी माँ को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बिजली मौसी, तो मुझे कल तक का समय दो। मैं कल तक तुम्हारी समस्या का हल ढूंढूंगा। अब तुम चली जाओ। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सुबह उल्लू बिजली मौसी के घर आता है। उल्लू, सुबह सुबह मेरे घर? क्या मुखिया ने चोर को पकड़ लिया है? नहीं मौसी, मुखिया जी चोर को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने आपके लिए दूध और चावल भेजे हैं। अरे वाह, ये तो कबूतर मुखिया ने बहुत अच्छा किया। फिर सामान देकर उल्लू वहाँ से चला जाता है और बिजली मौसी भी खुशी खुशी खीर बनाने चली जाती है। आज तो कल से भी अच्छी खीर बनाऊंगी और पूरी निगरानी भी रखूंगी। आज देखती हूँ कौन चुराता है मेरी खीर। बस अब थोड़ी देर में मेरी खीर बन जाएगी। बिजली मौसी आराम से बैठी खीर बना रही थी, तभी उसे बाहर से बिल्ली की आवाज आती है। म्याऊ, म्याऊ। ये क्या, लगता है बाहर बिल्ली आ गई है। अभी जाकर देखती हूँ। बिजली का भी बिल्ली को भगाने के लिए बाहर जाती है। अरे, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, लगता है भाग गई है। मेरा नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। ये तो फिर भी छोटी सी बिल्ली थी। हाय, चल क्या मेरा पंख। अरे, रसोई से चीखने की आवाज कैसी? बिजली मौसी जल्दी से अंदर जाती है। अच्छा, तो तू बेकारण मेरी खीर चुरा रही थी। जरूर कल भी तूने ही चुराई होगी। ऐसा कहते हुए बिजली मौसी एक डंडा उठाती है और चिड़िया को लेकर अपने घर के बाहर आती है। शोर सुनकर सभी पक्षी भी वहां आ जाते हैं। बेकारण चिड़िया को चोर देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। मुझे मत मारो, मैं मजबूर थी। मौसी, मैंने मजबूरी में ही आपकी खीर चुराई थी। अच्छा, क्या मजबूरी थी तेरी? कई महीनों पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। मेरे घर पर एक छोटी सी मेरी बेटी है। बस उसी के लिए मैं खाने की चोरी करती हूँ। अगर आप सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। फिर वो सब मानो चिड़िया के साथ उसके घर जाते हैं। मम्मा, आप आ गई। आज क्या लाई है खाने में? और आपके साथ ये सब कौन पक्षी हैं? छोटी चिड़िया की बातें सुनकर सभी पक्षी समझ जाते हैं कि मानो चिड़िया बहुत मजबूर है। माँ, क्या आज आप मेरे लिए खीर लाई हैं? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए खीर लाऊंगी। फिर बिजली मौसी मानो चिड़िया और उसकी बेटी को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए खीर देती है। मौसी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बेटी को खीर खिलाई। चिड़िया, इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन खीर नहीं खिलाएगा? अरे पक्षियों, मैंने मौसी का इतना अच्छा रूप कभी नहीं देखा। मैं तो मौसी को पत्थर दिल समझता था, लेकिन तुम तो स्वीट हार्ट निकली। सुन ले तोते, स्वीट हार्ट तब तक हूँ जब तक तेरी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। अब यहाँ से जाता है या करूँ डंडे से तेरी पिटाई? माँ, अगर काम खत्म हो गया है तो पहले आकर पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। मीना बेटी, आप इतनी गर्मी में खेत में क्या करने आई हो? आपको पता है ना कि आपसे ज्यादा गर्मी सहन नहीं होती। अगर तुम बीमार हो गई तो मैं क्या करूँगी बेटी? माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इतनी गर्मी में काम कर सकती हैं तो क्या मैं घर से पानी नहीं ला सकती?
अब चलिए जल्दी से पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पानी पी लीजिए। फिर मानो चिड़िया अपनी बेटी मीना के साथ पेड़ के नीचे बैठ जाती है। बेटी अब तुम घर जाओ, मैं खेत का काम खत्म करके शाम तक लौट आऊंगी। नहीं माँ, अब आप भी मेरे साथ घर चलिए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। भला मैं घर पर अकेले क्या करूंगी। बेटी तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे ही अब तुम्हारा ख्याल रखना है। और इस साल तो हमने खेत में टमाटर की खेती की है। अगर मैंने टमाटरों का ध्यान न रखा तो ये सब खराब हो जाएंगे और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन शाम को समय पर घर लौट आना। और हाँ, समय पर भोजन खा लीजिएगा। फिर मीना चिड़िया अपनी माँ को भोजन देकर घर आ जाती है और वो अपने पिता की तस्वीर को देखकर रोने लगती है। बाबा, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब माँ खेत पर चली जाती है तो ये घर मुझे बहुत सूना लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई भी नहीं है। तभी चिंकी तोती वहाँ आती है। मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? चिंकी, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। ऊपर वाले ने मेरे पिताजी को क्यों छीन लिया? देखो मीना, हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। मीना, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए तो मैं रोज तुम्हारे पास आती हूँ। चिंकी मीना की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो हर रोज उसे मिलने घर आया करती थी। मीना, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम्हारा तो सपना था ना डॉक्टर बनने का। चिंकी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, घर की मजबूरियां हमेशा सपनों को तोड़ देती हैं। तुम्हें तो पता है डॉक्टर